वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार में आयोजित होने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में मतलब कह सकते हैं बिहार में जितनी भी परीक्षा आयोजित होती है इसके लिए हमारा करंट अफेयर जो है सफिशिएंट है। और खास करके बीपीएससी की अगर बात किया जाए तो बीपीएससी में लगभग समझिए कि 12 से 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पिछले एक वर्ष या फिर कह सकते हैं 1.5 वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये 5 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 से एक एटलस जारी किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में ये जारी किया गया। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया और अधिकतर लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप जरूर डिटेल में लिखिए, इससे आपकी मेमोरी पावर है वो ज़्यादा होगी और आपको जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर हर दिन रिवाइज कराता हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके सारे को देखते हैं और मेरे साथ सभी लोग दोहराएं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और फिर 9 जून को बलिदान दिवस जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा की पूर्ण तिथि के रूप में मनाया जाता है और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस, 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस जो कि लालू प्रसाद यादव की 74वें मतलब कि जन्मदिन के अवसर पर ये मतलब कि शुरू किया गया 2021 में। 11 जून 2021 को ये सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि लालू यादव का जन्मदिन था, बल्कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका 74वें जन्मदिन के अवसर पर इस दिवस को मनाने की मतलब घोषणा किया गया, ये आपको याद रखना है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और उसके बाद 12 और 13 जून को ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस और उसके बाद है 18 जून को गोवा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व पिता दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस और उसके बाद है 23 जून। आज है 23 जून और आज है संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस। तो इतनी सारी यहाँ चीज़ें याद रखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समय के साथ यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। तो आज का जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आई थिंक मुझे लगता है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है और इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जो कथन दिया गया है वो सारे कथन को एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑप्शन में कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 5 लाख लोन मिलेगा, 5 लाख रुपये लोन के रूप में मिलेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और उसके बाद है दूसरा में कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को 5 लाख लोन मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि इस योजना में 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और चौथा है कि इस लोन पर महिलाओं को 1% ब्याज देना होगा, जो कि ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ए, बी और सी यहाँ पर सही है। तो फाइनल रूप से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है। जब ये घोषणा हुआ था तो उस वक्त भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और इस योजना के तहत मतलब कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक की मदद करेगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, 10 लाख रुपए तक का मदद करेगा जिसमें कि 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा और वहीं पे 5 लाख जो होगा वो लोन के रूप में होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आप कंफ्यूज मत
मत कीजिएगा। जो 10 लाख रुपया दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान होगा और 5 लाख रुपया लोन के रूप में होगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें युवाओं को 1% ब्याज लगेगा और महिलाओं को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। और यहाँ पे आगे कि इस लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ जो ये विश्लेषण किया गया है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं जो कि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल जो खासकर बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर यह घोषणा अभी हाल ही में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35%। ये ध्यान रखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले लेते हुए राज्य में एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे बात आई है आरक्षण की, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पे सारे को एक एक करके देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला, सक्षम महिला का निश्चय भी शामिल है। ये आपको ध्यान रखना, ये सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये 7 निश्चय योजना का एक अंग है। 7 निश्चय योजना 2 का एक अंग है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने न सिर्फ पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया, बल्कि उनके लिए 50% पद भी आरक्षित श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का मतलब पहला राज्य है बिहार, जिसने न केवल सिर्फ बिहार में पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया, बल्कि उनके लिए 50% जो पद है पंचायत लेवल या फिर नगर निकाय में, वहां पर ये आरक्षित किया। तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे आगे है कि बिहार में महिलाओं का कोटा, तो निर्वाचन की अगर बात किया जाए तो पंचायती राज और नगर निकाय में 50%, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे अगर बहाली या फिर मतलब बहाली की बात किया जाए, जो विभिन्न पद होते हैं, तो पुलिस में 35% तक का यहाँ पे आरक्षण है। और प्राथमिक शिक्षक होते हैं जो स्कूल में, तो वहाँ पर 50%। और सामान्य जो नौकरियां होती है बिहार में, वहाँ पर 35%। और फिर उसके बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% का आरक्षण है, ये आपको ध्यान रखना। और नामांकन की बात किया जाए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% का आरक्षण दिया गया है। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि खेल विश्वविद्यालय का जो मतलब गठन हो रहा है, खेल विश्वविद्यालय जो बन रहा है, यहाँ पर जो नामांकन प्रारंभ होगा ये राजगीर में बन रहा है। तो यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय में नामांकन यानी कि एडमिशन के लिए 33% यहाँ पे सीटें मतलब कि आरक्षित की गई है बिहार की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक ही लक्ष्य है, आपको बिहार के जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं सारे एग्जाम के लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, इस दृष्टिकोण को ध्यान रखिए। आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको बेहतर चीजें मिलेगी। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश अभी हाल ही में बिहार सरकार ने दिया है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किए जाने का निर्देश दिया है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि मिट्टी से ईंट बनाने में धरती और पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। ये परंपरागत तरीके से बहुत मतलब दिनों से सिंधु घाटी सभ्यता से ये चला रहा है, मतलब मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब बिहार सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश से मतलब बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। अब ये फ्लाई ऐश ईंटें क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो फ्लाई ऐश ईंट सबसे पहले देख लीजिए, ये जो इमेज में है आप देखे होंगे इस तरह का सीमेंटेड तरह का होता है, तो यही होता है। तो यहाँ पे ये होता क्या है इसके बारे में एक्चुअली में जानते हैं। तो फ्लाई ऐश ईंट जो होता है कोयले की राख, महीन बालू, सीमेंट और पानी के मिक्सचर से बनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, कोयले की राख, महीन बालू, सीमेंट और पानी के मिक्सचर से ये तैयार किया जाता है। फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो कि तापीय बिजली संयंत्रों में कोयला के जलने से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यानी कोयला के जलने के बाद जो उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, इसके मतलब राख से उसमें बालू का जो मतलब महीन बालू होता है उसमें मिलाया जाता है, सीमेंट और पानी मिलाकर ये तैयार किया जाता है। ये ध्यान रखेगा। और ये जो होता है ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखे बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब जितने भी सरकारी भवनें बिहार में बनेगी तो वो यहाँ पर ये फ्लाई ऐश के ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मैप में आप देख सकते हैं ये बिहार की स्थिति है। बिहार की जो चौहद्दी है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार राज्य की जो सीमाएं हैं 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो बिहार राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है वो नेपाल के साथ होती है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और आपसे जानते हैं कि बिहार का
राजधानी है पटना और राज्यपाल वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। और अगला है कि राजकीय पशु है ये बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। बिहार में जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और बिहार में विधान परिषद की जो भी वर्तमान में सीटें हैं ये 75, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ से बिहार से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि हाल ही में योजना आयोग के किस पूर्व उपाध्यक्ष को विश्व बैंक और IMF के उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो इनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं, हाल ही में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे बात है योजना आयोग की, तो योजना आयोग को यहाँ पे देखिए समाप्त कर दिया गया है। और योजना आयोग को समाप्त किया गया है मतलब 1 जनवरी 2015 को। और इसके स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर नीति आयोग का गठन किया है। तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीति आयोग से हर साल प्रश्न BPSC में पूछे गए प्री एग्जाम में। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग में जिस प्रकार से योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो भारत का प्रधानमंत्री होते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर नीति आयोग में भी इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, लेकिन बात आई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक से संबंधित कुछ चीजें उन्हें देख लेते हैं। तो विश्व बैंक जो है ये एक विशिष्ट संस्था है और इसका उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना होता है। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और विश्व बैंक का जो मोटो है, जो सिद्धांत है, ये है गरीबी मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये जुलाई 1944 में हुआ था। और इसका मुख्यालय विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इसमें 190 सदस्य देश हैं। और अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और अभी CEO हैं अंशुला कांत। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप विश्व बैंक से संबंधित याद रखेंगे। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में जो इस पुस्तक का विमोचन किया गया, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका विमोचन किया गया। अब यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में आपको डिटेल बता दूं तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं का एक पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया गया। ये ध्यान रखिएगा। इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के, यहाँ जो आप इस इमेज में देखेंगे, इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है, आपको याद रखना है, विष्णुपद सेठी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। और यह किताब को 61 कविताओं का मतलब इस किताब में 61 कविताओं का संग्रह है जो कि जीवन के अनुभवों, मृत्यु की धारणा और दार्शनिक चिंतन का प्रतिबिंब है, ये इसमें दर्शाया गया है। और यहाँ पे आगे है कि इसके अतिरिक्त इन्होंने माई वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स बियॉन्ड फीलिंग्स सहित कई मतलब की कविताएं और अन्य किताबें लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो लेखक हैं आपको इसका नाम याद रखना है। इस पुस्तक के लेखक जो है विष्णुपद सेठी है, जो कि मतलब कि वरिष्ठ सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव है। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया ये नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नवीन पटनायक के द्वारा इसका मतलब विमोचन किया गया है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न के हाल ही में द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। और ये जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित किया गया। ये जो पुस्तक का प्रकाशन है जॉन मुर्रे के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे आगे है कि अमिताभ घोष को वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यहाँ से प्रश्न आपका ये भी अराइज हो सकता है क्योंकि ये चर्चे में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2018 में मतलब कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो अंग्रेजी भाषा के मतलब अंग्रेजी के पहले लेखक थे। यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है अमिताभ घोष। ये मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये अंग्रेजी के पहले लेखक हैं, जो कि इनको मतलब 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था।
तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इस पुस्तक का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखेंगे, और इनका जो लेखक है ये है अमिताभ घोष। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न होगा कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसों की सूची में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो इस सूची में भारत को रखा गया 51वें स्थान पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 51 स्थान पर है अपना भारत। तो स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक, ये ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस इंटरनेशनल बैंक द्वारा हाल ही में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में 51वें स्थान पर रखा है, 51वें स्थान पर रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा, 51 स्थान पर रखा गया है। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस सूची में यूनाइटेड किंगडम पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि इस सूची में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड लिखा गया, यहाँ पे एक्चुअली में स्वीडन होगा। ठीक है, स्वीडन, तो भारत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्वीडन, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस और श्रीलंका से आगे है, ये ध्यान रखना। अपना भारत इन सारे देशों से आगे है और इस सूची में ये 51वें स्थान पर रखा गया भारत को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए और इसे आप चाहें तो इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 600 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने हाल ही में पैन नंबर को आधार से लिंक करने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसको बढ़ाकर किया गया 30 जून 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने पैन नंबर को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है, जो कि 12 अंकों का होता है, जबकि पैन कार्ड जो होता है ये 10 अंकों और अक्षरों का मिश्रण होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे। और वहीं पर अगर पिन कोड की बात किया जाए तो पिन कोड में 6 अंक होते हैं। तो ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी तरह का प्रश्न पिछली बार बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगर आपने बिहार एसआई वाला एग्जाम दिया होगा तो आपको याद होगा, इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर के सालाना कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व के टॉप 10 महंगे शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कि एक भी शहर इस टॉप 10 महंगे शहरों में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ग्लोबल कंसल्टेंसी मर्सर की सालाना कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार हाल ही में जारी किए गए विश्व के टॉप 10 महंगे शहरों में भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट के लिए 209 शहरों में अलग अलग पैमाने पर सर्वे किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुर्कमेनिस्तान का अशगाबत शहर विश्व का सबसे महंगा शहर है, और इसके बाद इसमें हांगकांग दूसरे स्थान पर और बेरूत तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि इस लिस्ट में भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है। और वहीं पे इस कि लिस्ट में जो टॉप पर है ये है तुर्कमेनिस्तान का जो शहर है अशगाबत, ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हांगकांग तथा तीसरे स्थान पर बेरूत है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इस रिपोर्ट में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को रखा गया 120वें स्थान पर। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि सतत विकास रिपोर्ट विश्व का पहला ऐसा अध्ययन है जो सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रत्येक देश के प्रदर्शन के आधार पर उसका आकलन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण में भारत को 61.1 अंकों के साथ 165 देशों की सूची में 120वें स्थान पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो अंक है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 60.1 है, यानी कि 60.1% अंकों के साथ इसको कि भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है। और यहाँ पर इस सूची में फिनलैंड 85.90 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, और इसके बाद क्रमशः स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इस सूची में 165 देशों की सूची में भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला 11वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत 2020 में एफडीआई का कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी की गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में $64 बिलियन प्राप्त कर दुनिया में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। तो यहाँ से आपको याद रखना, ये 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना है भारत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब यहाँ पे बात आई है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी और इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में। और सदस्य देश की अगर बात किया जाए तो 193 सदस्य देश हैं और इसके आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी है। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं ये एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बिहार में जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं वो सारे के सारे लिस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में एकदम से विस्तारपूर्वक बताया था। तो आप इसका आंसर बताइए। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और रही बात पेड ग्रुप की, अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक है, अगर आप घर बैठे सरसरी बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे तो यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज करना। आप यहाँ पर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और जो भी स्टडी मटेरियल है आप इसे प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते समय PRI21 लिख के मैसेज करें। आप इसका डेमो PDF मंगा के देखिए और उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।